एक लड़का मर्डर के केस में जेल में सजा काट रहा था और उसे जब कोर्ट में पेश किया जाता है और पेशी पर जब कोर्ट के सामने जज साहब के सामने पेश किया जाता है, तब जज साहब उससे कहते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, और तुमने ये मर्डर क्यों किया, आखिर क्या परेशानी थी, क्या परिस्थिति थी जिससे तुम गुजरे थे और तुम्हें ये मर्डर करना पड़ा था। तब वह लड़का अपनी आप बीती जज साहब को सुनाता है, अपनी हकीकत जज साहब को जब सुनाता है और उसकी बातों को सुनकर के जज साहब के आंसू निकल पड़ते हैं। भरी अदालत में जज साहब रोने लगते हैं और वहां जितने भी लोग होते हैं उसकी कहानी को सुनकर के सभी लोग मौन हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल ये घटना केरला की है। केरला में एक बहुत गरीब परिवार था जिसमें मनोरथ नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उनका एक लड़का था जिसका नाम दिनेश था। मनोरथ अपनी पत्नी के साथ घर पे रहते थे क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। उनका शरीर इतना काम नहीं कर रहा था कि वो कहीं बाहर जाकर के पैदा कर सकते थे या कोई कमाई करके पैसा ला सकते थे। तब उनका एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी, जिसका नाम दिनेश था। दिनेश के लिए वो एक दुकान पर कार्य के लिए लगा देते हैं। बराबर में एक कस्बा होता है, उस कस्बे में एक दुकान पर 6,000 रुपये महीने लगा देते हैं। अब दिनेश दुकान पर जाता है साइकिल से और शाम को लौट करके 8 बजे अपने घर वापस आ जाता है। और उसका रोज का यही काम हो गया था कि सुबह को वो अपने घर से जाता है, माता पिता की सेवा करता है, उन्हें भोजन बना करके दे के और स्वयं खा करके दुकान पे चला जाता है। शाम को रात्रि में 8 बजे लौट करके आता है। उसी गांव का रहने वाला एक जमींदार होता है जिसका नाम धनपाल होता है। धनपाल ने सोचा कि ये लड़का बाहर कमाने के लिए जाता है, इसके माँ बाप बुजुर्ग हैं, अगर ये मेरा काम करने लगे, मेरी गुलामी करने लगे तो कितना अच्छा होगा। कभी कभी इसको पैसा दे दिया करूंगा और कभी नहीं भी दिया करूंगा तब भी चल जाएगा, ये मेरा बिगाड़ क्या लेगा, ये तो बहुत गरीब है। तब धनपाल ये विचार करके उस दिनेश से कहते हैं कि बेटा तुम इतनी दूर साइकिल से काम करने के लिए जाते हो, लेकिन तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा, इसलिए कल से तुम मेरे यहाँ काम करना शुरू कर दो। दिनेश कहता है कि बाबूजी मैं तुम्हारे यहाँ काम करने में कोई ऐतराज नहीं है, काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन बस दिक्कत इसी बात की है कि मैं जिस जगह पर काम कर रहा हूँ वहां मेरा काम परमानेंट है, 12 महीने का है, मैं एक भी दिन खाली नहीं रहता हूँ। और मैं तुम्हारे यहाँ काम करूंगा तो तुम्हारे यहाँ रोज का काम नहीं है, जब तुम्हारी खेती बाड़ी का काम होगा तभी मुझे काम मिलेगा और उसके बीच में मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं कर सकता। ये बात कह करके दिनेश अपने काम पे चला जाता है और इधर से जो धनपाल होता है बड़ा ही स्वार्थी और नीच किस्म का व्यक्ति होता है। उसने विचार किया कि बेटा अगर तुम हमारे यहाँ काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें दूसरी जगह भी काम नहीं करने देंगे, तुम्हें किसी ना किसी मुसीबत में जरूर फंसा देंगे। धीरे धीरे वो लड़का अपनी ईमानदारी से उस दुकान पर काम करता था और करने के बाद में जब उसकी ईमानदारी अच्छी देखी, उसकी दुकान अच्छी चलने लगी, तब उस दुकानदार ने उसकी सैलरी बढ़ा करके 10,000 कर दी और फिर वह धीरे धीरे पैसे को एकत्र करने लगा। उसने अपना मकान बनवा लिया और फिर एक बाइक खरीद ली, इससे वो अपनी दुकान पर जाने आने लगा। ये सोच करके गांव का जो धनपाल था वो जलने लगा। उसने सोचा कि अब तो ये हमारी बराबरी करने लगेगा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अगर ये हमारी बराबरी कर गया और तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। तब उसने अपने एक दुश्मन को अपने गुंडों से मरवा करके रास्ते में डलवा दिया, जिस रास्ते से निकल करके दिनेश जाता था, और उसी थैले में एक तमंचा और कुछ अन्य चीजें छिपा करके रख दी। इधर से दिनेश अपनी बाइक से लौट करके अपने घर के लिए, बूढ़े माँ बाप के पास के लिए जा रहा था, तो उसने देखा कि खंदी में एक लाश पड़ी हुई है और रोड के किनारे एक थैला पड़ा हुआ है। दिनेश बेचारा बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, उसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। उसने विचार किया कि इस थैले में कुछ तो एड्रेस होगा, कुछ पता होगा, तो मैं इस व्यक्ति के घर खबर कर दूंगा कि ये व्यक्ति यहाँ ऐसे ऐसे मरा पड़ा है। उसने जब उस थैले को उठाया तो उसमें उसने निकाल करके देखा तो उसमें एक तमंचा था, और तमंचा जैसे ही उसके हाथ में आया तैसे ही धनपाल के जो लोग लगे हुए थे, जो गुंडे लगे हुए थे, जो बदमाश लगे हुए थे, वो निकल करके आ जाते हैं और धनपाल से कहते, कहा बा बेटा
तुमने कत्ल कर ही दिया। तब तक निकल करके धनपाल आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तुमसे मना किया था कि बाहर काम करने मत जाओ, हमारे यहाँ काम करो, और तुमने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने इस आदमी का कत्ल कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे। वो लड़का हाथ जोड़ता है कि बाबूजी मैंने ये कत्ल नहीं किया है, मैंने तो ये थैला यहाँ इसलिए उठाया था कि इस थैले में कोई प्रूफ होगा तो मैं इसके घर खबर कर दूंगा ये मरा पड़ा है। अब धनपाल उसकी एक नहीं सुनता और पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस जो होती है वारदात मौके पर वहां पहुंच करके और दिनेश को रंगे हाथों उस तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। ये खबर जब दिनेश के माता पिता को पता चलती है, जब वो वृद्ध होते हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, कि तुम्हारा लड़का मर्डर के केस में अंदर चला गया है, गांव के धनपाल ने ही उसे फंसा दिया गया है। अब ये सुनकर के उसके जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोने चिल्लाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमने धनपाल का क्या बिगाड़ा, उन्होंने हमारे बेटे को निर्दोष फंसा करके जेल भिजवा दिया, भगवान उसे भी छोड़ेगा नहीं, इसकी सजा तो उसे भगवान जरूर देगा। कहते हैं कि भगवान के घर देर तो हो जाती है लेकिन अंधेर नहीं होती, भगवान के घर हर न्याय होता है लेकिन देर में होता है। माँ बाप रोते रोते अंधे हो जाते हैं और फिर एक दिन उनकी भूख प्यास से तड़पते तड़पते मौत हो जाती है। उनका कोई दाह संस्कार करने वाला भी घर में नहीं था। धनपाल जो था वो पूरे आनंद ले रहा था। दिनेश बेचारा जेल के अंदर पड़ा हुआ रो रहा है, पछता रहा है, सोच रहा है कि मेरे माँ बाप को कौन खाना देता होगा, कौन उनकी देख रेख करता होगा। बहुत परेशान है दिनेश। धीरे धीरे इसी प्रकार से कुछ समय बीता तो उसके रिश्तेदारों को खबर मिली, तो उनके एक रिश्तेदार थे, उन्होंने आकर के उसके दिनेश के माँ बाप का दाह संस्कार किया। और फिर लगभग इसी प्रकार से जेल में रहते रहते दिनेश के लिए 10 बरस हो जाते हैं। और 10 बरस के बाद में जब उसे जमानत के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, 10 बरस के बाद में जब उसकी पेशी जब की जाती है, कोर्ट में पेश किया जाता है, तब एक लेडीज जज होती हैं। उन जज के सामने जब दिनेश को पेश किया जाता है तो जज कहती हैं कि बेटा तुम मर्डर के केस में जेल में कब से हो? तब वो कहता है कि मुझे 10 वर्षें हो गई और मैं निर्दोष हूं, ये सजा काट रहा हूं। तब जज कहते हैं कि चलो तुम अपने बारे में बताओ कि आखिर तुमने ये मर्डर क्यों किया, क्या परिस्थिति थी तुम्हारी जो तुमने ये मर्डर किया, क्या इस व्यक्ति ने तुमसे कुछ विरोध किया था या कोई तुम्हारी खानदानी दुश्मनी थी या कुछ तुम्हारा लेने देने का कोई लफड़ा था, आखिर बात क्या है हमें बताओ। तब दिनेश हाथ जोड़ता है और रोने लगता है, कहने लगता है जज साहब हमारी ना तो कोई दुश्मनी थी और ना हमने इसको मारा है, ना हमारी कोई जान पहचान थी। मैं तो एक छोटी सी दुकान पर कार्य करता हूँ कस्बे में, और रात्रि में 8 बजे मैं जब यहाँ आ रहा था तो ये लाश खंदी में पड़ी हुई थी। जब मैंने देखा कि इसके पास में एक थैला पड़ा हुआ है तो मैंने विचार किया कि क्यों ना इस थैले में कोई एड्रेस होगा, इस व्यक्ति का कोई फ़ोन नंबर होगा, तो मैं उससे कॉल करके बता दूंगा कि तुम्हारा व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है। बस मैंने वो थैला उठाया, लेकिन उस थैले में तमंचा था और मेरे ही गांव के एक सेठ हैं जिनका नाम धनपाल है, उन्होंने तत्काल पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है, लेकिन वो मेरी एक बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने ही पुलिस के द्वारा मुझे पकड़वा करके जेल भिजवा दिया। तभी उन्हीं धनपाल की गिरोह का एक आदमी उसी जेल में बंद था, वो भी उस पेशी के लिए आया। तब वो पीछे से कहने लगता है जज साहब ये लड़का वास्तविक बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि ये 14 नवंबर 2009 के लिए ये घटना घटी थी। तब मैं धनपाल के ही साथ था और धनपाल ने ही उस व्यक्ति का मर्डर किया था। ये लड़का तो अपने काम से घर जा रहा था तो धनपाल ने साजिश रच करके एक थैले में तमंचा रख दिया था और रोड के किनारे डाल दिया था। इस धनपाल ने आकर के उस थैले को उठाया और उठा करके जब देखा तो उसमें तमंचा निकला और धनपाल ने मौका पाकर के पुलिस को फोन करके इसे गिरफ्तार करवा दिया और इसे मुलजिम बनवा दिया। जज साहब उसके बातों को बड़े ध्यान से सुन करके और नोट कर लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम बताओ तुम्हारी क्या बात थी। तब वो व्यक्ति कहता है कि साहब मैं निर्दोष हूं, लेकिन जो सजा मैं काट रहा हूं इसमें निर्दोष हूं। धनपाल के साथ मैं पहले काम करता था तो धनपाल
ने मेरी एक बात नहीं मानी थी। उसी बात को लेकर के मेरे और धनपाल के बीच रंजिश हो गई और मैं उनके पास जाना बंद कर दिया। इसी वजह से धनपाल ने मुझे भी झूठे केस में फंसा करके जेल में डलवा दिया है। मैं भी जेल की सजा झूठी काट रहा हूं और ये लड़का भी निर्दोष है। जिसका खून हुआ है वो धनपाल ने ही मरवाया था। ये बात सुनकर के जज साहब हैरत में पड़ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लड़का कहता है, दिनेश जज साहब, मेरे बूढ़े माँ बाप थे। मैंने रो रो करके पुलिस से भी कहा था, धनपाल से भी कहा था कि मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं और वो खाना स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें मैं बना करके देता था, तभी वो खाते थे, उन्हें खिलाता था, नहलाता था। और मेरे जेल जाने के बाद में मेरे माता पिता भूख की वजह से, प्यास की वजह से तड़प तड़प करके मर गए। उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई नहीं था। पता नहीं किसने अंतिम संस्कार किया उनका या नहीं किया। ये स्थिति मेरे साथ गुजरी है और मैं 10 साल से निर्दोष होकर के इस जेल में पड़ा हूं। मैं तो तबाह हो चुका हूं, खाक हो गया, मैं किसी लायक नहीं बचा। जब उस लड़के की ऐसी दर्द भरी कहानी जब जज साहब सुनती हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फपक फपक करके रोने लगती हैं कि आखिर तुम्हारे माँ बाप भूख प्यास की वजह से तड़प तड़प करके मर गए और तुम्हें निर्दोष को दोषी बना करके वो तुम्हारे गांव के व्यक्ति ने जेल में डलवा दिया। वहां पर जितने भी लोग होते हैं, बैठे होते हैं, इस नजरिए को सुन रहे होते हैं, वो सभी हैरत में पड़ जाते हैं और सब सन्न रह जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तभी जज साहब को क्रोध आ जाता है और उसे तुरंत पुलिस को आदेश करते हैं कि इनके गांव का जो धनपाल है उसे पकड़ करके और तुरंत उससे इंक्वायरी की जाए और उससे पूछा जाए कि तूने कितने मर्डर करवाए हैं और ये मर्डर क्यों करवाया था। तब पुलिस ने तत्काल धनपाल को गिरफ्तार किया और उससे पूछा। तब उसने कहा कि जिस व्यक्ति को हमने मरवाया था उससे हमारे पैसे का लेन देन था, वो पैसा नहीं दे रहा था, तब हमने मरवा करके इसके ऊपर ये इल्जाम लगवा दिया क्योंकि इस लड़के ने हमारी बात नहीं मानी थी। तब जज साहब ने उस लड़के के लिए बाइज्जत बरी कर दिया और धनपाल के ऊपर मुकदमा दायर हो गया और उसे जेल में डलवा दिया। तो साथियों, कहते हैं कि इंसान दूसरे के साथ जैसा करता है उसी के साथ खुद हो जाता है। कहते हैं कि दूसरे को जो व्यक्ति अगर खाई खोदता है उसमें एक दिन वो खुद गिर जाता है। इसलिए हमेशा दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तो दूसरे का बुरा करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। दूसरे का बुरा या अच्छा करने का अधिकार तो केवल परमात्मा के पास है, वही दूसरे का बुरा कर सकता है। इसलिए हमेशा दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके अपने के द्वारा दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर मदद ना हो सके तो उसका बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आशा करेंगे कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।